ज्वार की खेती में किन बातों का रखें ध्यान ताकि बढ़े मुनाफा और घटे नुकसान, बताएंगे आज के कार्यक्रम में। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका बातें खेती की के आज के कार्यक्रम में। मैं हूं सुनीत सिंह। दोस्तों, आज के कार्यक्रम में हम बात करेंगे कि किसान भाई किस प्रकार से ज्वार की फसल लगाकर मुनाफा कमा सकते हैं, और ज्वार की खेती से जुड़ी तमाम अहम जानकारियां देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में हमारे कृषि विशेषज्ञ डॉक्टर अवधेश शुक्ला जी मौजूद है। डॉक्टर साहब का बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर, मुझे सबसे पहले ये बताइए कि ज्वार की खेती के लिए किस प्रकार की जलवायु होनी चाहिए और भूमि किस प्रकार की होनी चाहिए? देखिए, इसके लिए जो है वो गर्म और तर जलवायु होनी चाहिए। मतलब टेम्परेचर तापक्रम अधिक हो और तर हो जी, जिसमें मतलब मौसम में आर्द्रता हो। अच्छा। ऐसी जलवायु होनी चाहिए। और इसके लिए जो है सबसे उपयुक्त मिट्टी जो है वो बलुअर दोमट है। अच्छा। लेकिन बुंदेलखंड क्षेत्र में जो है ये दोमट, भारी मिट्टी और ढालू तीनों ही प्रकार की जो मिट्टियां हैं इसमें इसकी खेती की जाती है। अच्छा। उत्तर प्रदेश में विशेष कर ये झांसी, हमीरपुर, जालौन, बांदा, फतेहपुर, इलाहाबाद और मथुरा और हरदोई में इसकी खेती सबसे अधिक होती है। मतलब कि बुंदेलखंड उसका आसपास का क्षेत्र जो है वो उसमें खेती इसकी बहुत ज़्यादा होती है। ज्वार की कौन कौन सी उन्नतशील प्रजातियां हैं जिसका इस्तेमाल हमारे किसान भाई कर सकते हैं? देखिए, दो प्रकार की जातियां हैं, एक तो संकर और एक संकुल जी। संकर जो जिसे कहते हैं हाइब्रिड, और संकुल के लिए कहते हैं देसी। तो जो संकुल जातियां हैं इनमें सबसे पहली है वर्षा। और वर्षा जो है ये 125 से 130 दिन में जो है ये पकती है। और इसकी ऊंचाई जो है 200 से 220 सेंटीमीटर इसकी पौधे की ऊंचाई होती है जी। 25 से 30 क्विंटल इससे दाना मिल जाता है और 100 से 110 क्विंटल हमका सूखा हुआ चारा मिल जाता है। अच्छा, जानवरों का चारा मिल जाता है। जी। उसके बाद दूसरी जो वैरायटी है वो CSB 13। ये जो है जल्दी पक जाती है, 105 दिन से 111 दिन में ही पक जाती है जी। और 160 से 180 इसकी सेंटीमीटर इसकी हाइट होती है और 22 से 27 क्विंटल दाना देती है। अच्छा। और 100 से 110 क्विंटल हमको ये सूखा चारा दे देती है। अच्छा। इसके बाद CSB 15, ये भी बिल्कुल इसी तरीके की है, 100 से 115 दिन में पकती है। 240 से 250 इसकी हाइट ज़्यादा है, चारा हमको इससे ज़्यादा मिल जाता है और 30 से 35 क्विंटल ये उपज भी देती है और 115 से 120 क्विंटल पर हेक्टर इसका सूखा चारा भी मिल जाता है। अच्छा। इसके बाद जो है वो जातियां आती हैं हाइब्रिड। तो हाइब्रिड जातियों में CSH 9, ये 100 से 115 दिन में पकती है, 175 से 120 इसका सेंटीमीटर इसकी हाइट होती है, 35 से 40 क्विंटल पर हेक्टर इसकी उपज हो जाती है और 80 से 100 क्विंटल इसका सूखा चारा मिल जाता है। अच्छा। उसके बाद CHS 414, ये 100 से 105 दिन में जो है पक जाती है, 180 से 120 इसकी हाइट होती है, 35 से 40 क्विंटल इसका जो है वो दाना मिलता है और 80 से 100 क्विंटल इसका सूखा चारा मिल जाता है। अच्छा। इसके बाद CSH 13, ये 115 से 125 दिन में पकती है, 160 से 180 सेंटीमीटर इसकी हाइट होती है, 35 से 40 क्विंटल इसका जो है दाना मिल जाता है और 80 से 100 जो है क्विंटल इसका सूखा चारा मिल जाता है जी। इसके बाद CSH 16, इसका 105 से 110 इसका जो है जी पकने का समय है और ये 200 सेंटीमीटर इसकी हाइट होती है और 38 से 42 क्विंटल इसकी जो है पैदावार होती है और 90 से 95 जो है क्विंटल इससे सूखा चारा मिल जाता है। तो ये वैरायटियां जो हैं वो दाने तो अधिक देती हैं लेकिन इनसे जो है चारा, सूखा जो चारा मिलता है वो सूखा चारा इनसे जो है कम मिल पाता है। जी। तो डॉक्टर साहब, ये कुछ वैरायटियां हैं जिनका इस्तेमाल करके हमारे किसान भाई अपने खेतों में ज्वार की फसल लगा सकते हैं। मुझको एक चीज़ ये बताइए कि खेत की तैयारी कैसे करें? देखिए, सबसे पहले हम
मिट्टी पलटने वाले हल से गहरी जुताई करते हैं। अच्छा। और उस समय इस बात का ध्यान रखें कि हमारे खेत में पर्याप्त मात्रा में नमी है कि नहीं, और अन्यथा अगर पर्याप्त मात्रा में नमी नहीं है तो जुताई करने के बाद जी। हम एक पलेवा कर देते हैं ताकि पर्याप्त मात्रा में नमी जो है मिट्टी में बन जाए। उसके बाद जब हमारी ओट आ जाती है तब हम जो है 2 जुताई देसी हल से करते हैं। और अगर हमारे पास देसी हल नहीं है तो हम ट्रैक्टर से कल्टीवेटर लगा करके जुताई करते हैं, और हर जुताई के बाद पाटा लगा करके खेत को भुरभुरा कर लेते हैं। अच्छा। तो इस तरीके से जो हमारा खेत तैयार हो जाता है। एक बात ध्यान रखने की बात यह है कि इसमें जो हम गोबर की खाद या कंपोस्ट की खाद हम देंगे उसको खेत की तैयारी करते समय ही अच्छी तरीके से खेत में पहले ही मिला देना चाहिए। अच्छा। बाद में जो है इसका डालने से कोई इसका लाभ ज्यादा नहीं मिल पाएगा जितना शुरू पाएगा। में डालने से मिलेगा। ठीक है, लाभ किसानों को कैसे मिलेगा हम आपसे चर्चा जारी रखेंगे। फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो आपको बताएंगे कि कितनी मात्रा में बीज इस्तेमाल करें और किस तरीके से उसका बीजोपचार करें। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। बीज जो है वो संकर के लिए अलग मात्रा होती है और संकुल के लिए अलग मात्रा होती है। संकर जो होता है उसके लिए 7 से 8 किलो पर हेक्टर बीज की आवश्यकता होती है, और जो संकुल वैरायटी है वो 10 से 12 किलो पर हेक्टर की आवश्यकता पड़ती है। खरपतवार का उपाय, मतलब खरपतवार को उपचार वो कैसे करें? जिस वक्त इसमें से बाल निकल रही है और दाना पड़ रहा है उस समय नमी का होना बहुत आवश्यक है, और उस समय अगर नमी नहीं है तो सिंचाई करना बहुत जरूरी है। दोस्तों, ब्रेक के बाद बातें खेती की के आज के कार्यक्रम में आपका एक बार फिर से स्वागत है। डॉक्टर साहब, हम लोग ब्रेक पर जाने से पहले हमने बात की कि कौन सी उन्नत किस्में हैं, किस प्रकार से खेत तैयार करें। मुझको एक चीज़ ये बताइए कि प्रति हेक्टेयर कितने बीज इस्तेमाल किया जाए, उन बीज का उपचार कैसे किया जाए? देखिए, बीज जो है वो संकर के लिए अलग मात्रा होती है और संकुल के लिए अलग मात्रा होती है। संकर जो होता है उसके लिए 7 से 8 किलो पर हेक्टर बीज की आवश्यकता होती है, और जो संकुल वैरायटी है वो 10 से 12 किलो पर हेक्टर की आवश्यकता पड़ती है। अच्छा। अब बात आती है बीज उपचार की। तो बीज उपचार के लिए हमारे पास जो रसायन बाजार में उपलब्ध हैं उसमें थीरम, कैप्टान, बावस्टीन ये बाजार में उपलब्ध हैं। तो अगर थीरम मिल जाता है तो 2.5 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज की दर से इसको उपचारित करते हैं। थीरम नहीं मिलता है तो कैप्टान जो है 2 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज की दर से, और अगर बावस्टीन मिलती है तो 1.5 यानी 1.5 ग्राम प्रति किलोग्राम की दर से बीज को उपचारित करते हैं। अच्छा। ज्वार के बीज को उपचारित करने के साथ साथ ये भी आवश्यक है कि इसमें दीमक बहुत जल्दी लग जाती है। अच्छा। जैसे बीज डाला जाता है तो इसमें दीमक लग जाती है। तो जिस समय बीज हम उपचारित कर रहे हैं उस समय क्लोरोपाइरीफास 25 ml जो है 1 किलो बीज के लिए इसी में मिला दें। अच्छा। साथ में, ताकि जो है दीमक का उपचार हो जाए। और जो हमने थीरम, कैप्टान और बावस्टीन से जो हम उपचार करेंगे उससे फिर हमारा उकटा रोग नहीं लगेगा। अच्छा। उकटा रोग का भी निदान हो जाएगा। उपचार करने के लिए हल्का सा पहले नमी कर लें बीज में, और बीज में नमी करने के बाद फिर दवा डालते रहें, और दवा डाल करके मिलाते रहे तो हर एक बीज पर जो है इस तरीके से वो दवा लग जाएगी, और उसके बाद ही इसका जो है बुवाई करनी चाहिए। अच्छा, बुआई सर, बुआई का सही समय क्या है और किस विधि से बुआई करें? देखिए, जून के अंतिम सप्ताह से जुलाई के प्रथम सप्ताह तक इसकी बुवाई हो जानी चाहिए। ठीक। बुवाई जो है वो हम कूड़ों में करते हैं। अच्छा। हाँ, और इस बात का ध्यान रखें कि लाइन से लाइन की दूरी और पौधे से पौधे की दूरी, तो लाइन से लाइन की दूरी जो है 45 सेंटीमीटर, और पौधे से पौधे की दूरी जो है 15 से 20 सेंटीमीटर होनी चाहिए। अच्छा। तो अब सवाल इस बात का है कि जब हम कूड़ में बो रहे हैं तो हम लाइन से लाइन की दूरी तो मेंटेन कर लेंगे, लेकिन हम कूड़ में बोते समय हम 15 सेंटीमीटर नाप के तो बीज नहीं डालेंगे। अच्छा। तो उस समय हम बीज डाल देते हैं, और आगे चल के जब हम निराई गुड़ाई करेंगे तब इसको हम जो है
15 सेंटीमीटर पर मेंटेन कर लेंगे। फसल लगाने के बाद उसके बाद भी क्या किसी प्रकार के खाद और उर्वरकों का इस्तेमाल होता है इसमें? हाँ, देखिए ऐसा है, अगर संकर वैरायटी है तो 80 किलो नाइट्रोजन, 40 किलो फास्फेट और 20 किलो पोटास। अच्छा। और अगर संकुल वैरायटी है तो 40 किलो नाइट्रोजन, 20 किलो फास्फेट और 20 किलो पोटास। अब करना क्या है कि हमने जब खेत की जुताई की तब तो गोबर की खाद और कंपोस्ट डाल दी। उसके बाद जब हम बुवाई करने जा रहे हैं तो बुवाई अगर हम देसी हल से करते हैं जी। तो नाई या चोंगा जिसे कहते हैं वो हल के पीछे एक बना हुआ होता है और इस तरीके से जैसे फनल होती है उस तरीके से उसमें लगा हुआ होता है। तो ये उर्वरक फास्फेट की कुल मात्रा, पोटास की कुल मात्रा और नाइट्रोजन की आधी मात्रा ये हम उस नाई के द्वारा उस कूड़ में डालेंगे और ये बीज से 2-3 सेंटीमीटर नीचे पहुंच जाए। अच्छा। बीज के साथ में नहीं होनी चाहिए, नहीं तो बीज को ये प्रभावित करेगी और अंकुरण जो है वो कम होगा। अच्छा। तो नाई के द्वारा डालने से 2-3 सेंटीमीटर नीचे जो है ये नाइट्रोजन, फास्फेट, पोटास पहुंचेगा और उसके बाद बीज ऊपर से उसमें डाला जाएगा पीछे से। तो इस तरीके से हमारा अंकुरण बढ़िया होगा और इसको तुरंत जमते ही पोषक तत्व इसको मिलते जाएंगे। सर, आपने बात की पोषक तत्वों की, खाद और उर्वरकों की, सिंचाई की कब कब इसमें जरूरत होती है? देखिए, वर्षा प्रारंभ हो जाने के बाद यदि वर्षा हो रही है तो सिंचाई करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अच्छा। अगर बीच में मान लिया वर्षा नहीं होती है, सूखा की स्थिति आ जाती है तो इसमें 1 या 2 सिंचाइयों की आवश्यकता पड़ती है। लेकिन जिस वक्त इसमें से बाल निकल रही है और दाना पड़ रहा है उस समय नमी का होना बहुत आवश्यक है और उस समय अगर नमी नहीं है तो सिंचाई करना बहुत जरूरी है। अच्छा, मतलब इतने तकनीकों से अगर किसान अपनी फसल लगाता है, खरपतवार का उपाय, मतलब खरपतवार को उपचार वो कैसे करें? देखिए, एक तो ये है कि आप जैसे ही आपने बीज बोया जी और बीज बोने के 2 दिन के अंदर 50% वाला एट्राजीन लेकर के और 1.5 किलो को लेकर के 800 से 1000 लीटर पानी में घोल लीजिए और घोलने के बाद इस पे मिट्टी पर जो है अच्छी तरीके से तर कर दीजिए। तो उससे जो है खरपतवार जो है वो नष्ट हो जाएंगे। अच्छा। लेकिन अगर आपने इसको इस्तेमाल नहीं किया है या करने के बाद भी खरपतवार निकल आते हैं तो उस समय आपको निराई गुड़ाई करना अनिवार्य है और उससे एक तो फायदा ये होगा कि आप खरपतवार तो आप नष्ट करेंगे ही करेंगे, लेकिन साथ में आप जो ग्रसित पौधा है या बहुत घने पौधे हैं उनमें से जो बहुत घने पौधे हैं उनको निकाल देंगे, ग्रसित पौधे को निकाल देंगे। तो इस तरीके से पौधे की दूरी जो है वो मेंटेन हो जाएगी और पौधा स्वस्थ रहेगा। तो निराई गुड़ाई निराई गुड़ाई करना परम आवश्यक है। फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद लौटेंगे तो आपको बताएंगे इसकी कटाई कब करें और इससे कितना मुनाफा आप 1 एकड़ से कमा सकते हैं। मतलब अमूमन जो है जब हम बो देते हैं तो 4 महीने के बाद, लगभग 4 महीने जी औसत सारी प्रजातियां 4 महीने में सारी प्रजातियां जो है थोड़ा 10-15 दिन आगे पीछे ये तैयार हो जाती है। तो जब तैयार हो जाती हैं तो इसकी हम कटाई करते हैं। डॉक्टर साहब ने जितनी बातें बताई उससे यही समझ में आया कि रोग कम, कीट ज्यादा लगते हैं। कीट ज्यादा लगते हैं। दोस्तों, ब्रेक के बाद बातें खेती की के आज के कार्यक्रम में आपका एक बार फिर से स्वागत है। डॉक्टर साहब, हम लोग ब्रेक से पहले हमने बात की कि खरपतवारों का उपचार कैसे किया जाए। मुझको एक चीज़ ये बताया कि इसमें रोग कौन कौन से लगते हैं और उनसे कैसे निपटा जाए। देखिए, रोग इसमें जो है वो है ज्वार का भूरा फफूंद। अच्छा। ये बहुत ही भयंकर रोग है और इसको हम ग्रे मोल्ड भी कहते हैं। ज़्यादातर जो है अगर किसी वैज्ञानिक से अगर पूछा जाएगा तो वो ग्रे मोल्ड करके ही वो बात करेगा। जी। बालियों पर जो है और जो व्रंत इसके होते हैं इस पर ये फफूंदी दिखाई देना शुरू हो जाती है जी। और बाद में जो है दाने इसके जो है खराब होने लगते हैं, लाल रंग के हो जाते हैं और पॉइजनस हो जाते हैं। अच्छा। अगर इस तरीके की बीमारी लगी हुई है तो किसी भी दशा में ज्वार को खाना नहीं चाहिए, पॉइजनस हो जाता है और ये स्वास्थ्य के लिए बहुत ही हानिकारक है। अच्छा। तो इसके लिए जो है मैंगोजेब एक रसायन आता है, इसको जो है 2 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से
आप 800 से 1000 लीटर पानी में घोल करके और इसका छिड़काव करें तो इस तरीके से जो है वो आपको उपचार हो जाएगा। दूसरे जो है, एक जो बीमारी नहीं बल्कि ये कहिए कीड़ाई है, वो सूत्रकृम जिसको हम कहते हैं, तो उसके उपचार के लिए गर्मी की जुताई आवश्यक है। अच्छा। हाँ, लेकिन इसमें कीड़े बहुत लगते हैं। बीमारी तो कोई बस नहीं खास एक यही बीमारी है, लेकिन कीड़े इसमें जो है बहुत लगते हैं। कौन कौन से कीड़े भी ज्यादा नुकसान हाँ, देखिए, एक तो है ज्वार की प्रो मक्खी, जिसको हम सूट फ्लाई कहते हैं। ये सूड़ी हानि पहुंचाती है, इसका जो पतंगा है वो हानि नहीं पहुंचाता है। और इसके लिए जो है इंडोसल्फान 35 EC 1.25 लीटर को 800 से 1000 लीटर पानी में घोल करके और इसका छिड़काव करें और 12 से 15 दिन के अंतराल पर जो है एक दोबारा फिर से जो है इसका छिड़काव कर दें तो इस बीमारी से निदान हो जाएगा। अच्छा। फिर आता है तना छेदक। तना छेदक ये जब प्रारंभिक अवस्था होती है और मुलायम जब चना होता है तो ये तने में इसकी सूड़ी छेद कर लेती है और भीतर से जाकर के उसमें खाना शुरू कर देती है। तो जो तना है वो इतना कमजोर हो जाता है कि हवा चलते ही टूट करके गिर जाता है, और गिर जाता है तो पौधा अपने आप स्वाभाविक रूप से है, जहाँ से वो टूटेगा वहाँ से ऊपर का भाग जितना भी है वो सब नष्ट हो जाएगा, सूख जाएगा। तो इसके उपचार के लिए एक तो इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट में ट्राइकोडर्मा जो है परजीवी है। ये परजीवी जो है जब हम 50,000 परजीवी प्रति हेक्टेयर के हिसाब से इसमें छोड़ देते हैं तो ये सारी सूढ़ियों को समाप्त कर देता है। मतलब ये मित्र कीट के जैसे। हाँ, मित्र कीट के है। तो इसका एक कार्ड होता है और कार्ड में ही जो है वो बहुत संख्या होती है, तो 10 कार्ड अगर हमने बांध दिए तो 50,000 हो जाएगा। अच्छा। तो इस तरीके से कार्ड से वो जो है परजीवी निकलता है और इसको नष्ट कर देता है। अगर हमको ये IPM का ये नहीं मिलता है तो ऐसी दशा में जो है फेनिट्रोथियान एक दवा आती है जो 50 EC फेनिट्रोथियान 50 EC 500 से 700 मिलीलीटर को 700 से 800 लीटर पानी में घोल करके और इसका छिड़काव करें तो इसके छिड़काव से जो है ये बीमारी कीटा जो है कीट नष्ट हो जाएगा। उसके बाद आता है एयर हेड मिज। अच्छा। हाँ, ये जो है प्रौढ़ मित्र है, लाल रंग का होता है, प्रौढ़ अवस्था में ये होता है। ये लाल रंग का होता है और पुष्प पर अंडे देता है। अच्छा। जो उसका फूल जैसे ही आता है उस पर अंडे देता है और अंडे देने के बाद जैसे ही दाना बनता है ये सूढ़ी जो है वो दाने में प्रवेश कर जाती है, उसका रस चूसती है और बाद में ये दाना धीरे धीरे जो है वो बिल्कुल समाप्त होने लगता है। तो इसके लिए जो है उपचार है कार्बोराइल 50% घुलनशील चूर्ण जो है वो 1.25 किलोग्राम पर हेक्टेयर इस्तेमाल करें जी। उसके बाद आता है ईयर हेड कैटरपिलर। ये भी एक तरीके से सूढ़ी होती है और जिसको हम गिडार कहते हैं। ये मुलायम दानों के अंदर पहुंच जाती है, उसको खा करके उन दानों को खा करके ये नष्ट करती है और भुट्टे में जो है अपना एक जाला बना देती है और उसी जाले में ये अपना रहती है। तो इस तरीके से भुट्टे में जब जाला बन जाता है तो भुट्टा धीरे 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 खराब होना शुरू हो जाता है। इसके उपचार के लिए इंडोसल्फान 35 EC 1.25 किलो पर हेक्टेयर के हिसाब से इसका छिड़काव करें पानी में मिलाकर कोई 700 से 800 लीटर पानी में मिला करके और इसका छिड़काव करें तो उससे इसका निदान हो जाता है। अच्छा। उसके बाद एक आता है ज्वार का माइट। ये जो है इसके 8 पैर होते हैं, 8 पैर वाला जो है कि ये कीड़ा है और पत्तियों के नीचे के जो है रहता, ऊपर नहीं दिखाई नहीं देता पत्तियों में, और वहां पर ये रह करके अपना एक जाल बना लेता है और जाल बुन करके धीरे धीरे उस पत्ती का रस चूसता रहता है। अच्छा। और इस तरीके से पत्ती जो है वो बाद में लाल रंग की हो जाती है और सूख जाती है। तो इससे जो है इसके लिए जो है डाइमेथोएट 30 EC का 1 लीटर लेकर के और 500 से 600 लीटर पानी में घोल करके और इसका छिड़काव करें तो इस तरीके से जो है इसका निदान हो जाता है। सब डॉक्टर साहब ने जितनी बातें बताई उससे यही समझ में आया कि रोग कम कीट ज्यादा लगते हैं। कीट ज्यादा लगते हैं। अच्छा, अब मुझको एक चीज बताइए, इसकी कटाई मड़ाई कब और कैसे करनी चाहिए? देखिए, कटाई की बात जब अभी मैं जब बीमार उसमें प्रजातियां बता रहा था
तो प्रजातियों में भी मैंने बताया था कि पकने की सबकी अवस्था अलग अलग बताई अलग अलग थी। होगी जी। तो मतलब अमूमन जो है जब हम बो देते हैं तो 4 महीने के बाद, लगभग 4 महीने जी, औसत सारी प्रजातियां 4 महीने में सारी प्रजातियां जो हैं थोड़ा 10-15 दिन आगे पीछे ये तैयार हो जाती हैं। तो जब तैयार हो जाती हैं तो इसकी हम कटाई करते हैं। तो कटाई करने के बाद हम इसको थोड़ा सा सूखने के लिए डाल देते हैं, और सूखने के लिए मतलब जो गट्ठे बना करके और सूखने के लिए लगा देते हैं। और जिस प्रकार पूरा जो सूख जाता है तो ऊपर से इसके जो है भुट्टे जो हैं काट लिए जाते हैं, और जो बाकी जो शेष रह जाता है वो हमारा चारा रह जाता है। इन भुट्टों को सुखा करके और इनकी मड़ाई कर लेते हैं और इससे जो है दाना निकाल लेते हैं जी। उपज के बारे में भी मैंने अलग अलग वैरायटी में अलग अलग उपज के बारे में बता दिया कि किसकी कितनी उपज होती है। तो कुल मिलाकर के जो है वो औसतन जो उपज है वो 30-35 क्विंटल पर हेक्टेयर के हिसाब से औसत निकल आता है वैरायटी। डॉक्टर साहब, आपने ज्वार की खेती से जुड़ी इतनी अच्छी जानकारी और इतनी अहम जानकारी हमारे किसान दोस्तों तक को दी, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपने आमंत्रित किया, उसके लिए मैं आपका पुनः धन्यवाद देता हूँ। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको हमारा आज का कार्यक्रम बेहद पसंद आया होगा और आपके लिए फ़ायदेमंद भी रहा होगा। इसके बाद भी अगर ज्वार की खेती से जुड़े आपके कोई भी सवाल है तो आप स्क्रीन पे दिए हुए पते पर हमें लिखकर भेज सकते हैं। हमारा पता है 302A पोसाइडन टावर ऑफ यारी रोड, वर्सोवा, अंधेरी वेस्ट, मुंबई 400061। हमारा ईमेल आईडी है bkk@greentvindia.com। आप हमें कॉल भी कर सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 012049800011। अपने टीवी पर ग्रीन टीवी देखने के लिए अपने केबल ऑपरेटर या DTH ऑपरेटर को तुरंत कॉल करें और हमें लिख भेजें info@greentvindia.com पर। SMS या व्हाट्सएप करें 9769577049 पर। आज के कार्यक्रम में इतना ही। देखते रहिए ग्रीन टीवी।